नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 10 अक्टूबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का शशि थरूर का आर्टिकल है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से संबंधित। शशि थरूर देखो बोलते हैं कि आज के समय में ना इंडियन जो पॉलिटिक्स है ना न्यू लेफ्ट वर्सेस न्यू राइट के बीच में घूम रही है। क्या झूलती रहेगी इंडियन पॉलिटिक्स इन दोनों के बीच में? तो अपनी एक बढ़िया वो आइडियोलॉजी बताते हैं, रेडिकल सेंट्रिज्म। रेडिकल सेंट्रिज्म तो मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। तो पॉइंट हम समझ लेंगे इस पूरे आर्टिकल के और थोड़े बेसिक्स के साथ समझेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन इस आर्टिकल का लंबा होगा लेकिन वर्दी होगा, पेशेंस रखना और आप अपनी राय भी देना। आपका क्या राय है पूरे जो आर्टिकल की डिस्कशन है, मतलब कंसेप्ट के बारे में, समझ गए? उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये वाला द हिंदू का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार इन लिटरेचर से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपनी देखो आज की डिस्कशन में ना फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से शशि थरूर का है। ये आर्टिकल फोकस करता है रेडिकल सेंट्रिसिज्म पर। अब चूंकि देखो इस आर्टिकल में ना आइडियोलॉजीज की बात है, जैसे लेफ्ट राइट सेंटर आइडियोलॉजी, तो बेसिक्स पहले आपको बताने पड़ेंगे। जिनको याद है उनको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा 2-3 मिनट में और जो बिगनर है उनको समझ में आ जाएगा। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर 1 सोसाइटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल में ना लेफ्ट न्यू राइट जैसी आइडियोलॉजीज का जिक्र है। तो पॉलिटिक्स में जो ये वर्ड्स यूज होते हैं ना, लेफ्ट विंग राइट विंग, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे ये वर्ड्स जो हैं वो इवोल्व हुए हैं समय के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो वर्ड है ना लेफ्ट और राइट, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी ना 1789 में, उसके बाद इमर्ज होके आए थे। हुआ क्या था, क्रांति के बाद में ना यानी रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस का भविष्य तय करने के लिए ना एक नेशनल असेंबली बुलाई गई थी कि फ्रांस को अब कैसे रूल किया जाएगा। तो इसके लिए एक नेशनल असेंबली बुलाई गई थी। इस असेंबली में बहस का मुद्दा यह था कि उस समय जो राजा थे ना किंग लुइस 16, इनके पास में कितनी पावर होनी चाहिए। तो राजा के, मान लीजिए यहां पे राजा बैठे हैं, तो राजा के लेफ्ट में जो लोग बैठे थे ना, राजा के लेफ्ट में जो राइट में, अब देख लो लेफ्ट राइट, मतलब मैं राजा का लेफ्ट राइट बोल रहा हूं, आपका लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा हूं। मैं वैसे यहां पे लिख देता हूं, हिसाब किताब आप अपने आप लगा लेना। तो राजा के लेफ्ट में जो लोग बैठे थे ना, वो कहते थे कि पुरानी व्यवस्था बदलनी चाहिए, वो बदलाव चाहते थे। वो राजा की शक्तियों को खत्म और लिमिट में रखना चाहते थे। वो चाहते थे एक नया संविधान बनाया जाए जिसमें जनता को अधिकार मिले। तो लेफ्ट में जो लोग बैठे थे वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन विचारों का समर्थन कर रहे थे और पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे। लेकिन राजा के राइट में जो लोग बैठे थे ना, वो थे जैसे देखो नोबल्स थे। राइट में जो लोग बैठे थे क्लर्जी, नोबल्स, वेल्थी लोग, वो स्टेटस को के समर्थक थे। ये कहते थे पुरानी व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी चलती रहनी चाहिए, राजा की शक्तियां जैसे पहली थी वैसे ही होनी चाहिए, राजा के पास में वीटो का अधिकार होना चाहिए, मतलब वो असेंबली के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकें। तो ये जो राइट में बैठे लोग थे ना, समाज में ट्रेडिशन, धर्म, राजशाही सबको ऊपर मानते थे, मतलब ये बदलाव के विरोधी थे, स्टेटस को के समर्थक थे। तो यहां से राइट और लेफ्ट आइडियोलॉजीज का इमर्जेंस होता है। समझ गए? की डिफरेंस आपको पता लग गया। राइट विंग के लोग कौन थे? क्लर्जी, नोबल्स, एलीट। और लेफ्ट विंग के लोग कौन? कॉमन पीपल, थर्ड एस्टेट के लोग। ये बदलाव चाहते थे, राजा की पावर लिमिट में रखना चाहते थे, इन वैल्यूज के समर्थक थे। तो ये डिफरेंस है। लेकिन देखो जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई ना, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब तक आ चुका था, तब देखो ये लेफ्ट और राइट वर्ड्स का ना जो स्कोप था ना, पहले सिर्फ पॉलिटिक्स तक था, अब इकोनॉमी तक भी इन वर्ड्स का स्कोप आ गया। तो लेफ्ट में कौन लोग आते थे 19th सेंचुरी में? जुड़ गया, मतलब पहले जो लोग थे जो उन वैल्यूज में विश्वास रखते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, वो तो रहे ही, लेकिन अब बहस थोड़ा आगे बढ़ गई थी
इकोनॉमी के मुद्दों पे भी बहस आ गई थी। तो जो लेफ्ट के लोग थे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, वो मजदूरों और गरीबों के हित की बात करते थे। जो लेफ्ट विंग के लोग थे वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज का समर्थन करने लगे थे। वो चाहते थे कि सरकार जो है वो इकोनॉमी में इंटरफेयर करे, ताकि अमीरों से टैक्स लिया जाए और अमीरों से टैक्स लेके गरीबों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, घर ये सब बनाए जाएं। तो ये लेफ्ट के जो लोग थे ना, इकोनॉमिक मुद्दे पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक इक्वेलिटी आनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच का जो फर्क है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राइट विंग के जो लोग थे, जब बहस इकोनॉमी पे आती है तो राइट विंग के लोग ये कहते हैं कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। तो राइट विंग के लोग मतलब मार्केट को सुपीरियर मानते हैं और वो कहते हैं कि मार्केट के अंदर सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, बिजनेस के अंदर सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और इसी से देश तरक्की करेगा। और उनका लक्ष्य था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब सबको कुछ करने का अधिकार हो और मार्केट किसी को अमीर बनाएगी, किसी को गरीब बनाएगी, लेकिन अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर देगी मार्केट। समझ गए? तो 19वीं शताब्दी में ना लेफ्ट और राइट विंग डिबेट में इकोनॉमिक बहस भी जुड़ गई, इकोनॉमिक डायमेंशन भी जुड़ गई। फिर देखो 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी आते आते जो लेफ्ट और राइट वर्ड्स थे ना, इनमें फिर सोशल डायमेंशन भी जुड़ गई। अभी तक सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन जुड़ी थी, अब सोशल डायमेंशन भी जुड़ गई। जैसे देखो जो लेफ्ट विंग के जो लोग थे ना, ये सामाजिक सुधारों की बात करने लगे थे, जैसे महिलाओं के अधिकार और जो रेसिज्म होता है उसके खिलाफ आंदोलन, जो माइनॉरिटीज हैं उनको राइट्स देने का समर्थन किया लेफ्ट विंग के लोगों ने। और ये लेफ्ट विंग के जो लोग थे एक वेलफेयर स्टेट के समर्थक बन गए। किसके? वेलफेयर स्टेट के समर्थक। और जो राइट विंग के लोग थे ये बात करने लगे कि सोशल वैल्यूज इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, फैमिली वैल्यूज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, नेशनलिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। समझ रहे हो? तो राइट विंग की प्रायोरिटीज अलग हो गई, लेफ्ट विंग की प्रायोरिटीज अलग हो गई, सोशल डायमेंशन जब ऐड हुई। तो इस प्रकार से देखो सोशल डायमेंशन भी ऐड हो गई। अब 21वीं शताब्दी में आज का जो दौर है ना, आमतौर पे जब हम बात करते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी की, तो ये देखो सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म की बात करते हैं, मतलब सामाजिक समानता, अल्पसंख्यकों के यानी माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात करते हैं, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं और गरीब जनता के वेलफेयर के लिए सरकार योजनाएं चलाती हैं उनका समर्थन करते हैं। और जो राइट विंग के लोग हैं वो नेशनलिज्म का समर्थन करते हैं, वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनका समर्थन करते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, सेना मजबूत होनी चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो अब ये डायमेंशन ऐड हो चुकी है 21वीं शताब्दी में। तो इस प्रकार से लेफ्ट राइट वर्ड कैसे इवोल्व हुए हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। तो बेसिक समझने के बाद में अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। शशि थरूर देखो ये कहते हैं आज की ना जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना, दो किनारों के बीच में फंस गई हैं। जैसे रस्सी को खींचने वाला कंपटीशन नहीं होता, एक तरफ से कुछ प्लेयर्स रस्सी को खींच रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरे प्लेयर्स रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये जो रस्सी खींच कंपटीशन होता है, वही कंपटीशन चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। एक तरफ न्यू लेफ्ट है और एक तरफ राइट विंग है। न्यू लेफ्ट क्या है? न्यू लेफ्ट इसे रिप्रेजेंट करते हैं योगेंद्र यादव जैसे थिंकर। योगेंद्र यादव जैसे थिंकर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनका फोकस क्या है? इनका फोकस ये है जो अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट और जो क्लासेस हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ग्रेवेंसेस पे फोकस करते हैं न्यू लेफ्ट वाले। तो ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ये उनकी बात करते हैं जो समाज में हाशिए पर है, मार्जिनलाइज्ड हैं। जैसे देखो कास्ट सेंसस की डिमांड करना या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार पॉलिसीज बनाए, ऐसी मांग करना। इनका मानना यह है कि पॉलिटिक्स का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए? वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। यानी समाज में जो पिछड़े मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए उनके अधिकारों की मांग करना, उनके लिए संघर्ष करना, पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ये बात करते हैं न्यू लेफ्ट वाले। और जो राइट विंग वाले हैं, अब इसका रिप्रेजेंट करते हैं राम माधव जैसे लोग। राम माधव कौन है? राम माधव आरएसएस के हैं और बीजेपी के भी स्ट्रेटजिस्ट रह चुके हैं। और योगेंद्र यादव पहले आम आदमी पार्टी में थे
और PSIR वाले जानते होंगे, योगेंद्र यादव के कई बार जो कोट्स हैं वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड और सोशल रेवोल्यूशन से रिलेटेड यूज़ होते रहते हैं इधर उधर। और अभी इनकी खुद की भी पार्टी है शायद, स्वराज वगैरह। तो जो राइट विंग वाले हैं यहाँ, अब इनकी बात करें, इनका फोकस है कल्चरल नेशनलिज्म पे। ये इंडिया की आइडेंटिटी को ना हिंदुत्व वैल्यूज से जोड़ते हैं। ये सिविलाइजेशन प्राइड की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि हमें हमारी सभ्यता पर गर्व होना चाहिए। इनका फोकस कल्चरल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा होता है। जैसे देखो, आर्टिकल 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ये एक मजबूत और संस्कृति आधारित भारत की बात करते हैं। तो ना थरूर ये कहते हैं, शशि थरूर, दोनों की देखो अपनी अपनी कहानियां हैं और दोनों की जो कहानियां हैं अपने अपने कंटेक्स्ट में अपीलिंग है, कंपेलिंग है। हम यूं नहीं कह सकते कि कोई भी आइडियोलॉजी पूरी तरह से खराब है। तो वो कहते हैं, क्या इंडिया की पॉलिटिक्स, क्या भारत देश इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के बीच में झूलने के लिए मजबूर रहेगा? क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? और यहीं से एंट्री होती है शशि थरूर के नए कंसेप्ट की, जो कि है रेडिकल सेंट्रिसिज्म। अब देखो, आप सोचेंगे रेडिकल सेंट्रिज्म क्या है? मतलब लेफ्ट से थोड़ा सा ले लो और राइट से थोड़ा सा ले लो और एक बीच का रास्ता, मतलब एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज, यानी ठंडा समझौता। राइटर बोलते हैं, यानी शशि थरूर बोलते हैं, देखो ये समझौता नहीं है, ये कोई दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में मिडिल ऑफ द रोड नहीं है, ये हाई रोड है। हाई रोड मतलब ये एक ऊंचा और बेहतर रास्ता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में, यानी न्यू लेफ्ट और राइट विंग आइडियोलॉजीज के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उनको रीडिफाइन करने की बात कर रहे हैं। जो नई आइडियोलॉजी है जिसकी बात शशि थरूर करते हैं ना, रेडिकल सेंट्रिज्म, ये एक्सट्रीम्स को अवॉइड नहीं करता। ये दोनों जो लेफ्ट और राइट विंग आइडियोलॉजीज है ना, उनके बेस्ट आइडियाज को इंटीग्रेट करके एक नया कोहेरेंट विजन प्रोवाइड करती है ये नई आइडियोलॉजी रेडिकल सेंट्रिज्म। रेडिकल सेंट्रिज्म देखो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो नेहरू के प्लूरलिज्म को लेती है। नेहरू बात करते थे ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। नेहरू बात करते थे हमारे देश में मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, उनको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। तो नेहरू की ये चीज लेती है रेडिकल सेंट्रिज्म। दूसरा, पटेल बात किया करते थे प्रैग्मेटिज्म की। मतलब उनका जो पटेल का जो नेशनलिज्म था ना, वो देश को यूनाइट करता था, देश को तोड़ता नहीं था। पटेल का नेशनलिज्म का मॉडल। तो पटेल का जो प्रैग्मेटिज्म है वो लेती है रेडिकल सेंट्रिज्म की आइडियोलॉजी। फिर राजाजी, सी राजगोपालचारी, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते थे ना, कि मार्केट को ओपन छोड़ दो लेकिन मोरल कंपास के साथ में। ऐसा नहीं कि मार्केट सब कुछ बर्बाद कर दे और गरीब बेचारा बहुत ज्यादा गरीब हो जाए, नहीं। और चौथी जो बात है वो है अंबेडकर। अंबेडकर का सोशल जस्टिस का कंसेप्ट लिया जाता है रेडिकल सेंट्रिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा। तो मतलब शशि थरूर एक ऐसी आइडियोलॉजी देते हैं रेडिकल सेंट्रिज्म जो अच्छी अच्छी चीजों को लेती है। नेहरू से प्लूरलिज्म ले लिया, पटेल से प्रैग्मेटिज्म ले लिया, राजाजी से इकोनॉमिक लिबरलिज्म ले लिया, और अंबेडकर जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, मतलब संविधान की वैल्यूज का पालन होना चाहिए, वो सारी चीजें ली गई अंबेडकर से। तो एक जबरदस्त आइडियोलॉजी बन के आती है ये रेडिकल सेंट्रिज्म जो दी गई शशि थरूर के द्वारा। क्या रिजेक्ट करती है ये आइडियोलॉजी? देखो, ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये सबको वर्सेस में नहीं देखती, ये सबको एंड में देखती है। जैसे नेहरू एंड पटेल, नेहरू वर्सेस पटेल नहीं, राजाजी एंड अंबेडकर, ना कि राजाजी वर्सेस अंबेडकर। तो रेडिकल सेंट्रिज्म आइडियोलॉजी जो है ना, सबको साथ लेके चलती है। जैसे लेफ्ट की मोरल क्लैरिटी और राइट का कल्चरल कॉन्फिडेंस दोनों जरूरी है। इसके बाद देखो, शशि थरूर ना अपनी रेडिकल सेंट्रिज्म आइडियोलॉजी के ना 5 पिलर्स देते हैं। सबसे पहला पिलर क्या है? सबसे पहला पिलर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्लूरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल प्लूरलिज्म मतलब नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाना। प्लूरलिज्म का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है अनेकता में एकता।
और भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी है। नेहरू का विजन क्या था? नेहरू का विजन देखो, एक सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, इंक्लूसिव यानी जो सबको साथ लेके चले, ऐसी डेमोक्रेसी का था जहां पर हर धर्म, हर भाषा, हर कल्चर को बराबर सम्मान मिले। ये नेहरू का विजन था। लेकिन देखो, इस जो रेडिकल सेंट्रिज्म है ना, वो एक कदम आगे बढ़ता है। वो कहता है हमें देखो प्लूरलिज्म वर्ड को ना थोड़ा और ब्रॉडली इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मतलब हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है ना, हमारे देश में जो प्लूरलिज्म है, इसका मतलब सिर्फ पैसिव टॉलरेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ अलग अलग धर्मों के और आइडेंटिटी के लोगों को टॉलरेट करना। नहीं, जो अलग अलग आइडेंटिटीज है ना, बल्कि उनका एक्टिव सेलिब्रेशन होना चाहिए। मतलब आप अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग आइडेंटिटी के लोगों को सिर्फ बर्दाश्त मत करो, बल्कि उसको जश्न मनाओ, सेलिब्रेट करो कि हमारा कल्चर कितना ज्यादा डाइवर्स है। तो शशि थरूर यहां पे बोलते हैं कि प्लूरलिज्म सिर्फ धर्म या भाषा तक सीमित नहीं है। प्लूरलिज्म का मतलब कास्ट भी है, प्लूरलिज्म का मतलब जेंडर, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी है वो भी आता है, रीजन भी आते हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग। तो प्लूरलिज्म जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा ब्रॉडली इंटरप्रेट करो ताकि ये जमीन की हकीकत को रिकॉग्नाइज करे। समझ गए? इसका मतलब यह है कि बिहार की एक दलित महिला और छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल किसान, ये दोनों सिर्फ मार्जिनलाइजेशन का सिंबल नहीं है, बल्कि देखो सेंट्रल कैरेक्टर हैं। उनकी कहानी बल्कि देश की कहानी है। समझ गए? तो ये बोलते हैं शशि थरूर कि कई सारी आइडेंटिटीज को सेलिब्रेट करो। प्लूरलिज्म सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, जेंडर, रीजन, कास्ट, सब कुछ आता है प्लूरलिज्म में, और हर एक इंडियन की स्टोरी मैटर करती है। फिर दूसरा पिलर की बात करते हैं शशि थरूर, सेंट्रल जो रेडिकल सेंट्रिज्म है, ये दूसरा पिलर है क्लेमिंग सिविक नेशनलिज्म। देखो नेशनलिज्म ना दो तरह के होते हैं। एक होता है एथनो नेशनलिज्म। एथनो नेशनलिज्म जो धर्म, रेस या जाति पर आधारित होता है, जैसे नाजी जर्मनी। और दूसरा होता है सिविक नेशनलिज्म। जो सिविक नेशनलिज्म है ना, वो संविधान, कानून या फिर शेयर्ड वैल्यूज पे आधारित होता है। जैसे देखो यूएसए है, यूएसए का कोई एक धर्म नहीं है, फ्रांस है, और जैसे इंडिया का संविधान है। समझ रहे हो? तो राइटर ये बोलते हैं कि रेडिकल सेंट्रिज्म जो आइडियोलॉजी है ना, वो चाहती है कि एक ऐसा नेशनलिज्म का मॉडल हम अपनाएं जो किसी को एक्सक्लूड ना करे, किसी का बहिष्कार ना करे, बल्कि सबको यूनाइट करे। और वो मॉडल है सिविक नेशनलिज्म, जो सबको यूनाइट करता है। जो सरदार पटेल का नेशनलिज्म का मॉडल था ना, वो प्रैग्मेटिज्म वाला मॉडल था, वो यूनिटी पे टिका हुआ था। कल्चरल सुपरमेसी पे पटेल का मॉडल नहीं टिका हुआ था। थरूर कहते हैं हमें एक ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए जो सबको जोड़े, ना कि सबको तोड़े। समझ रहे हो? तो ये दूसरा पॉइंट है। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। देखो 1991 में ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। इससे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सब आया। इससे ना लाखों लोग गरीबी से बाहर तो आए, लेकिन देखो इनइक्वालिटी बढ़ गई। और इससे पहले भी जो सी राजगोपालचारी जैसे लीडर्स थे ना, वो फ्री मार्केट सोच रखते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो किया वो सी राजगोपालचारी यानी राजा जी की सोच का एक प्रकार से एक्सटेंशन ही था। समझ गए? प्रॉब्लम क्या हुई? जैसे मैंने आपको बताया, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अमीर और ज्यादा अमीर हो गया, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास में देश की बहुत ज्यादा वेल्थ है। तो इसके जवाब में रेडिकल सेंट्रिज्म आइडियोलॉजी ये कहते हैं हमें ना मार्केट को अपनाना है, मार्केट को एम्ब्रेस करना है, लेकिन मार्केट की पूजा नहीं करनी है। समझ गए? फ्री मार्केट को अपनाना है, लेकिन फ्री मार्केट की अपने को पूजा नहीं करनी है। बाजार को अपनाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि बाजार के सामने घुटने ही टेक दो। ग्रोथ जरूरी है, बट उसके साथ साथ एक मोरल कंपस भी जरूरी है। मोरल कंपस मतलब इनइक्वालिटी बढ़े तो सरकार स्कीम लॉन्च करे, सरकार इन्वेस्ट करे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, सरकार वेलफेयर पॉलिसीज लॉन्च करे, लेकिन
पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ना लॉन्च करे, फ्री में चीजें ना बांटे, ऐसी चीजें ना करे सरकार जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो। तो ये चीज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंसेंसस बिल्डिंग। जैसे वाजपेयी जो थे ना, ये वाजपेयी का मॉडल है। आजकल के देखो पोलराइज्ड माहौल में ना कंसेंसस यानी आम सहमति को कमजोरी माना जाता है। माई वे और हाई वे, इस प्रकार की सोच होती है। लेकिन इसके जवाब में रेडिकल सेंट्रिज्म कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कर दिखाया था कि आम सहमति से चलना एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। 24 पॉलिटिकल पार्टीज की कोalition गवर्नमेंट वाजपेयी ने चलाई थी। तो शशि थरूर कहते हैं हमें ना डायलॉग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और डोगमा पे, मतलब कट्टरपंथ पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें संवाद पे फोकस करना चाहिए, नेगोशिएशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि शोर पे। समझ गए? तो इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट आता है सोशल जस्टिस, जो कि अंबेडकर का विजन था। देखो अंबेडकर ने ना आखिरी सांस तक जो ओप्रेस्ड लोग थे यानी शोषित वर्गों के जो लोग थे ना, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो रेडिकल सेंट्रिसिज्म क्या कहता है? सोशल जस्टिस सिर्फ देखो एक रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है कि हाँ रिजर्वेशन दे दिया तो सोशल जस्टिस पूरा हो गया। नहीं, ये देखो डिग्निटी और गरिमा का सवाल है। जो हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है ना, कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, वो खत्म होना चाहिए। और सभी इंस्टीट्यूशंस में ना सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही कास्ट या फिर कुछ ही आइडेंटिटी के लोग इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके बैठ जाएं और बाकी लोगों का बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ही ना हो। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन, ये सब अंबेडकर का विजन था। तो ये 5 पिलर्स हैं जिन पे रेडिकल सेंट्रिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो टिकी है। प्लूरलिज्म, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, कंसेंसस और सोशल जस्टिस अंबेडकर का। तो प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या हो सकता है इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए? सेकुलरिज्म को डिफेंड करो, फेडरलिज्म को मजबूत करो, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करो, इंक्लूसिव ग्रोथ में मार्केट रिफॉर्म्स लेके आओ, लेकिन सोशल जो एसेट्स है ना, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इनमें भी इन्वेस्ट करो। सिविक नेशनलिज्म मतलब सबकी संविधान बेस्ड आइडेंटिटी होनी चाहिए, संविधान को हमें स्ट्रोंगली प्रोटेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे जुडिशरी को मजबूत करो, इलेक्शन कमीशन को फ्री बनाओ, प्रेस फ्री होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सिटीजन्स गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर ग्रास रूट्स तक पहुंचे। तो लास्ट में फिर से राइटर बोलते हैं रेडिकल सेंट्रिज्म एक हाई रोड है, मिडिल ग्राउंड नहीं है, ऊंचा और बढ़िया रोड है। समझ गए? तो आंसर इस चीज में नहीं है कि आप न्यू लेफ्ट चूज कर रहे हो या फिर न्यू लेफ्ट चूज कर रहे हो या फिर न्यू राइट चूज कर रहे हो। आंसर इस चीज में है आप कौन सा इंडिया चूज कर रहे हो, इंडिया को कैसा बनाना चाहते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप बताइए इस रेडिकल सेंट्रिज्म आइडियोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, केरला के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल 2025 से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप बोलोगे सर हमने इन्वायरमेंट तो पढ़ डाला, लेकिन हमने ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में तो सुना है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में नहीं सुना। तो ये केरला का जो बिल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल 2025, ऐसा तो कोई स्टेट के लिए बिल हमने पहली बार सुना है, आया ही पहली बार है, तभी तो आर्टिकल आया है इस मुद्दे पे। देखो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, ये एक सेंट्रल एक्ट है, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया है। उस समय हमारे देश में वाइल्ड लाइफ का काफी पतन हो रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। तो उस सिचुएशन में 1972 में पार्लियामेंट ने यह कानून बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन 2022 की अमेंडमेंट के बाद में अब 4 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 में वो एनिमल्स आते हैं जिनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। शेड्यूल 2 में दूसरे प्रोटेक्टेड एनिमल्स आते हैं। शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट्स आते हैं और शेड्यूल 4 में साइट्स जो कन्वेंशन है ना, उस कन्वेंशन के तहत जो स्पीसीज हैं वो आती हैं शेड्यूल 4 में। अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ना एक सेक्शन 62 है। सेक्शन 62 ये बोलता है अगर देखो कोई एनिमल
कोई एनिमल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ह्यूमन बींग्स को मार रहा है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको ना वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब शैतान डिक्लेयर किया जा सकता है। और जब वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी एनिमल को, तो फिर उसको मारने की इजाज़त मिल जाती है। फिर कोई सिटीजन उसको मारता है ना, तो फिर उस पर फिर केस वगैरह दर्ज नहीं होता, उसको सजा नहीं होती, फिर उस पर पेनल्टी वगैरह नहीं लगती। समझ रहे हो? अब शेड्यूल 1 में टाइगर आता है, टाइगर वो मार दिया, भाई बहुत ज्यादा सजा हो जाएगी अगर किसी ने टाइगर को मार दिया तो। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त करने वाले एनिमल्स में से एक है टाइगर। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एनिमल है जो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे फसलों को बर्बाद कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रैट है, फॉर एग्जाम्पल बोर है, जंगली सुअर है, बहुत ज्यादा हो गई है इनकी संख्या और फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 62 के तहत वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। और वर्मिन डिक्लेयर करने पे फिर इनको मारने की इजाजत मिल जाती है कि सिटीजन्स भी इनको मार सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। अब यहां पे देखो, स्टेट के पास में पावर नहीं है कि वो किसी एनिमल को ना वर्मिन डिक्लेयर कर दें, और यही शिकायत है केरला की। केरला में क्या हो रहा है? केरला में देखो एक स्पेसिफिक इलाके में ना वाइल्ड बोर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। वाइल्ड बोर्स मतलब ये जो जंगली सुअर है ना, इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है एक स्पेसिफिक इलाके में। ये खेतों में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स में घुस जाते हैं। बहुत लोग इनके हमलों की वजह से इंजर्ड हुए हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं, विलेजर्स गुस्से में हैं, प्रोटेस्ट हो चुके हैं। केरला गवर्नमेंट ने बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि इसको ना वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए वाइल्ड बोर को, ताकि हम इसे मारना स्टार्ट कर दें। लेकिन देखो, सेंटर ने केरला गवर्नमेंट की नहीं सुनी। सेंटर के अपने तर्क हैं, लेकिन फिलहाल जो स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सेंटर ने केरला की नहीं सुनी, तो केरला ने ना गुस्से में आके सेंट्रल गवर्नमेंट को इग्नोर कर दिया और बोला कि वाइल्ड लाइफ जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो हम भी इस पे कानून बना सकते हैं। तो हम कानून बना रहे हैं। तो इसी वजह से ये बिल लेके आई केरला की सरकार वहां की असेंबली में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केरला अमेंडमेंट बिल 2025। अब इस बिल ने क्या प्रोविजन किया? बिल ने देखो दो चीजें मेन की। पहली चीज, शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स आते हैं ना, उनमें से किसी को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है इवन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी स्पेसिफिक एरिया में और स्पेसिफिक टाइम के लिए। समझ रहे हो? जो पावर पहले सेक्शन 62 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 62 के तहत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, अब केरला सरकार जो बिल लेके आई है उसमें यह बोला गया है कि शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स आते हैं, शेड्यूल 2 वाले एनिमल्स में से किसी को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है केरला सरकार के द्वारा स्पेसिफिक एरिया में और स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो वर्मिन डिक्लेयर की पावर केरला ने अपने हाथों में लेने की कोशिश की है नई बिल की सहायता से। फिर दूसरी बात यह बोली गई है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ना, इनके पास में अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई एनिमल किसी इंसान को बहुत ज्यादा इंजरी पहुंचा रहा है, तो उस एनिमल को मारने का अधिकार, बेहोश करने का अधिकार, पकड़ने का अधिकार, ट्रांसलोकेट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की पावर में आने चाहिए। तो ये दो चीजों का प्रोविजन किया गया है केरला सरकार जो बिल लेके आई है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है? यहां पे देखो दिक्कत ये है, वैसे तो वाइल्ड लाइफ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना वर्मिन डिक्लेयर करने की पावर हमेशा अपने पास में रखी है। सेंटर कहता है अगर देखो हर स्टेट अलग अलग वर्मिन डिक्लेयर करेगा तो फिर देखो दिक्कत हो जाएगी, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और कंजर्वेशन के गोल जो हैं वो हम कैसे अचीव करेंगे? फिर मान लीजिए एक राज्य में हम जंगली सुअर को बचा रहे हैं और दूसरे राज्य में जंगली सुअर को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फिर कैसे काम चलेगा? हम जब कंजर्वेशन की बात करते हैं, किसी भी एनिमल को बचाने की बात करते हैं, तो पूरे भारत में बचाने की बात करते हैं ना।
अब किसी राज्य में उसे वर्मिन डिक्लेयर किया जा रहा है तो फिर तो काम तो नहीं चलेगा ना, कंजर्वेशन नहीं होगा। केरला की सरकार यह कहती है कि हमें पावर दी जाए वर्मिन डिक्लेयर करने की, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटीज पता होती हैं, डिसीजन लेने की पावर हमारे पास होगी तो हम स्पेसिफिक एरिया में किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। सेंटर कहता है स्पेसिफिक एरिया की क्या बात है यार, एनिमल्स तो एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, फिर ना एक स्पेसिफिक एरिया में आप करोगे ना तो उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर देखो सेंटर पर यह आरोप लगता है कि आप किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करते हो ना, कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। हम काफी समय से आपको बोल रहे हैं कर दो, जंगली सुअर को आप नहीं कर रहे हो, स्टेट के साथ में आप कंसल्टेशन नहीं करते वर्मिन डिक्लेयर करने में, और वाइल्ड बोर जैसे यानी जंगली सुअर जैसे इशू को आपने इग्नोर कर दिया, बहुत ज्यादा अर्जेंट था फिर भी आपने इग्नोर कर दिया। बट देखो बात केरला सरकार की सही हो सकती है, लेकिन स्टेट को भी अगर ये पावर मिल गई ना बिना चेक्स के, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर मिसयूज करने लगेगी इस पावर का। मतलब पावर बेशक सेंटर से स्टेट के हाथ में आ जाएगी वर्मिन डिक्लेयर करने की, लेकिन क्राइटेरिया हो सकता है स्टेट भी ना डिफाइन करे। तो प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, चाहे पावर सेंटर के हाथ में हो या स्टेट के हाथ में हो। कब किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करना है वो सब ना प्रॉपर डेटा के आधार पे होना चाहिए, प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर देखो एक चीज ये बोली जाती है राइटर के द्वारा कि केरला गवर्नमेंट बोल तो रही है कि वाइल्ड लाइफ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो हम भी इस पे कानून बनाएंगे, लेकिन आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, जब देखो कोई सब्जेक्ट कोई कानून मतलब कोई सब्जेक्ट दोनों में आता है, सेंटर में कॉन्करेंट में आता है तो दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट असेंबली भी। लेकिन मान लीजिए दोनों कानून बना देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट पे जैसे वाइल्ड लाइफ पे, और दोनों कानूनों में टकराव हो जाता है, तो चलेगी किसकी? चलेगी फिर पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया ना वो प्रिवेल होगा। तो पार्लियामेंट ने ऑलरेडी कानून बना रखा है वर्मिन के इशू पे, तो केरला की सरकार वर्मिन के इशू पे कानून बनाने की कोशिश कर रही है और वो पार्लियामेंट के कानून से अलग है। तो केरला सरकार का बिल एक्ट बने उससे पहले ना प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी है, और प्रेसिडेंट कभी एसेंट देंगे नहीं कि हाँ भाई केरला अपना अलग से वर्मिन डिक्लेयर करने का पावर अपने हाथ में ले ले। ऐसे कानून को कभी भी सहमति नहीं देंगे प्रेसिडेंट। तो ये जो बिल केरला की सरकार लेके आई है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, राज्य की जनता को खुश करने के लिए है कि देखो हम तो बिल लेके आए हैं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनका बिल एक्ट बनने वाला नहीं है। समझ गए? तो कुल मिलाकर देखो यही पूरा आर्टिकल है कि कंसल्टेशन से चलना चाहिए, फेडरलिज्म का सम्मान होना चाहिए। ऐसे लड़ेंगे सेंटर और स्टेट तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन खतरे में आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बार का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया है? लास्लो क्रास्नाहोरकोई को दिया गया है। ये हंगरी देश के 71 ईयर्स के नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार और स्क्रीन राइटर हैं। समझ गए? तो इससे पहले देखो हंगरी के एक और पर्सन को ये जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है वो मिल चुका है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था इम्रे कर्टिस। ये देखो नीचे इम्रे कर्टिस। तो दूसरे हंगरियन हैं जिनको ये जो प्राइज है वो मिला है। तो थोड़े से अगर बेसिक्स हम डिस्कस करें, जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और ये स्वीडिश अकादमी देती है। यह देखो किसी किताब के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि किसी लेखक के पूरे जीवन के काम के लिए दिया जाता है। ये जो थे ना पहले इम्रे कर्टिस 2002 में जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। मतलब हिटलर ने जो जूस को मरवाया था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, वो होलोकॉस्ट वहां उस समय ये सर्वाइव कर गए थे। इसलिए इनके काम में ना उस दौर की उस कटु अनुभव की झलक देखने को मिलती है। और लेकिन आज हमारा फोकस इन पे है। लास्लो क्रास्नाहोरकोई ये जो है,
इनको देखो 2015 में मैन बुकर पुरस्कार और 2004 में हंगरी का सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक सम्मान है ना, कोसूथ पुरस्कार, वो दिया गया था। मतलब पहले भी काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके काम करने की शैली और इनके मुख्य काम, मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स जिन पे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में संभावना कम है, प्री में ज्यादा है, लेकिन बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें पुरस्कार क्यों मिला? स्वीडिश एकेडमी कहती है ये पुरस्कार उनके सिंगुलर प्रोज डेट इन द मिडस्ट ऑफ एपोक्लिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। यानी उनकी जो लिखने की शैली है ना, वो देखो प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन जैसा जब भयानक माहौल होता है ना, उसके बीच भी आर्ट की पावर को इस्टेब्लिश करती है। उनकी लिखने की जो शैली है ना, माहौल कितना भी खराब हो फिर भी आर्ट की जो पावर है ना, उस भयानक माहौल में आर्ट की पावर को इस्टेब्लिश करती है इनकी लिखने की शैली। नहीं समझ में आया? आप ना इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा ये कैसा लिखते थे। लास्लो का जन्म ना 1954 में हुआ था, हंगरी के एक छोटे से शहर ग्यूला में। यह देखो वो दौर था जब हंगरी में ना स्टेट सोशलिज्म था, यानी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस वाली सरकारी व्यवस्था थी। सरकार का हर चीज पे कब्जा था, जो हमने लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी पहले वाले आर्टिकल में डिस्कस की ना। तो मतलब सरकार हर चीज डिसाइड करती थी, माहौल काफी दबाव वाला था, ओप्रेशन वाला था। और उनका बचपन एक यहूदी परिवार में, एक गांव के इलाके में, एक ओप्रेसिव सिस्टम के बीच बीता, यानी दमनकारी सिस्टम के बीच बीता। और इसी माहौल ने ना उनके अंदर बहुत सारी चीजों की ना गहरी समझ पैदा कर दी, जैसे इतिहास की, कैसे सोसाइटी और बाकी चीजों का पतन हो रहा है, कैसे चीजें बिखर रही हैं। तो इन सब चीजों की लास्लो के अंदर ना गहरी समझ थी। सोचो एक ऐसी जगह जहां पे ना सपना देखने की आजादी ना हो, जहां पर हर तरफ निराशा का माहौल हो, उदासी का माहौल हो। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टांसिस में लास्लो लिखते हैं। अब आपको समझ में आएगा। तो उनके जो लेखन था ना, जो जैसा वो लिखते थे, वो 2-3 थीम पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। पहली थीम थी एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स जब आप वर्ड सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, दुनिया का अंत हो रहा है, प्रलय आ रही है। मतलब एपोक्लिप्ट, जो ये एपोक्लिप्स वर्ड सुनते ही हॉलीवुड की ज़ोंबी मूवीज, एलियन की मूवीज, दुनिया का खात्मा, ये सब चीजें आपके जहन में आएंगी। लेकिन जो ये क्रास्ना होरकोई थे ना, होरकाई थे, जिनको ये नोबेल पुरस्कार इन लिटरेचर मिला है, इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब अलग है। इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब है नैतिक पतन। जब समाज में देखो मोरल और एथिकल वैल्यूज का पतन हो जाए। इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब है संस्थाओं का खोखलापन। जब सरकारी संस्थाएं अंदर से सड़ जाएं, खोखली हो जाएं, काम की ना रहें। इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब था स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। मतलब अब लोगों का जो विश्वास है या फिर लोगों का आत्मा से जो जुड़ाव है वो खत्म हो गया। तीसरा, इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब था जब पुरानी वैल्यूज या पुरानी जो मान्यताएं हैं, पुराने जो विश्वास हैं, वो टूटने लगे। समझ गए? तो अपनी बुक्स में ना एक तो एपोक्लिप्स यानी प्रलय थीम का बार बार ये यूज करते हैं, लेकिन इनके लिए एपोक्लिप्स का मतलब अलग था। फिर दूसरी थीम जिसका इस्तेमाल ये बार बार करते हैं वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, अगर देखो हर तरफ निराशा है तो उम्मीद कहां है? तो फिर इनका दूसरा विषय जो जिसका ये यूज अपनी बुक्स में करते हैं वो है प्रतिरोध, यानी बचाने का संघर्ष। तो इनके जो हीरो होते हैं इनकी बुक्स में, वो पतन के खिलाफ लड़ते हैं, वो एपोक्लिप्स के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन इनके हीरो, लास्लो के हीरो जो लड़ाई लड़ते हैं वो बंदूकों या तलवारों से नहीं लड़ते। यह लड़ाई होती है आर्ट की, यह लड़ाई होती है ब्यूटी की, यह लड़ाई होती है मेमोरी को बचाने की। समझ रहे हो? मतलब इनका हीरो ना आर्ट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है। जैसे इनकी एक ना कोई बुक है, अभी आगे आएगी, जिसमें ना
वार एंड वार बुक है, 1999 में आई थी, जिसमें इनका जो हीरो है ना, उसके हाथ में एक पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी किताब मिल जाती है, और हीरो को लगता है कि इसे बचाना ही मानवता को बचाना है। तो मतलब पतन चल रहा है हर तरफ, लेकिन हीरो हाथ से लिखी एक बुक को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये रेसिस्टेंस है। ये लास्लो की बुक्स में ये रेसिस्टेंस है कि हीरो किस प्रकार से आर्ट को, ब्यूटी को, मेमोरीज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ना कि बंदूकों से या फिर हथियारों से लड़ाई लड़ रहा है। तो इनकी फेमस बुक्स की बात करें, जैसे देखो इनकी ये बुक है शैतान टांगो, ये 1985 में आई थी। शैतान टांगो, यह देखो इनकी पहली और सबसे ज्यादा फेमस बुक है। इसमें क्या है, इसमें देखो एक ऐसे गांव की कहानी है ना, जो उजाड़ हो चुका है, जो वीरान हो चुका है, जहां पे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो मर चुकी हैं। कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक झूठा नेता जब वापस आता है ना, झूठा नेता या फिर ऐसा नेता जिसका अपना करिश्मा है, वो नेता जब वापस आता है ना, तो पूरा जो समुदाय है ना, वो नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से बिखर जाता है। तो इनकी जो ये बुक है ना, ये इंसानी लालच और धोखे को दिखाती है। सैटन टैंगो बुक है, 1985 में आई थी। फिर 1989 में इनकी बुक आई द मिलनकोली ऑफ रेसिस्टेंस। अब ये जो बुक है ना, ये बुक दिखाती है कि कैसे एक छोटे से शहर में ना एक मिस्टीरियस सर्कस आता है। सर्कस नहीं होता जैसे जिसमें जानवरों का खेल दिखाया जाता है, जोकर होता है, वो सारी चीजें। तो एक शहर में ना एक मिस्टीरियस सर्कस आता है, जिसके साथ एक बहुत बड़ी वेल मछली का शव और द प्रिंस नाम का एक खतरनाक व्यक्ति भी आता है। तो इन चीजों के आने से ना शहर के दबे हुए गुस्से को बाहर लाया जाता है। लोग, मतलब पूरा शहर कैओस में आ जाता है। सर्कस के आने के बाद लोग हिंसक होकर सब कुछ तबाह करने लगते हैं, और समाज की व्यवस्था कितनी ज्यादा नाजुक होती है, सर्कस के आने से वो नाजुकपन टूट गया, ये सब दिखाया जाता है इस मेलनकोली ऑफ रेसिस्टेंस बुक में। फिर देखो एक और बुक तो मैंने आपको बताई दी, वार एंड वार। ये बुक इनकी 1999 में आई थी, और इसमें ना एक जो इनका हीरो होता है कहानी का, उनके हाथ में बताया ना एक पांडुलिपि हाथ में लग जाती है, हाथ से लिखी किताब। तो उसे लगता है कि किताब को बचाना ही मानवता को बचाना है। तो वह हंगरी से भागता है। उस समय हंगरी में ना युद्ध चल रहा था, तो वह युद्धग्रस्त हंगरी से भागकर न्यूयॉर्क पहुंचता है, और शहर की भागदौड़ और अकेलेपन के बीच में उस किताब को ना इंटरनेट पर डालने की कोशिश करता है। तो ये बुक है वार एंड वार, ये भी अच्छी बुक है। तो कुल मिला के देखो, ये उनके मुख्य काम थे। और इनकी लिखने की शैली ऐसी थी कि ये बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखते हैं, बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंस। इनके सेंटेंस छोटे नहीं होते, एक एक सेंटेंस एक एक पैराग्राफ जितना होता है। तो इनकी किताब पढ़ना मतलब फिल्म देखने जैसा नहीं है। इनकी किताब पढ़ना मतलब एक नदी में उतरने जैसा है। तो किताब के बहाव के साथ, यानी नदी के बहाव के साथ आपको बहना पड़ता है। आपको बहुत पेशेंस चाहिए किताब पढ़ने के लिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। समझ गए, ये चीज है। तो अब लास्ट में राइटर बोलते हैं कि इनकी जो लिखने की शैली है वो आज के समय में क्यों मैटर करती है और क्यों नोबेल प्राइज दिया गया, क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, आज ना हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर किसी का ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता। अटेंशन स्पैन 9 सेकंड से कम हो रहा है, 30 सेकंड की रील का जमाना है। तो ऐसे में नोबेल कमेटी ने ना एक ऐसे लेखक को चुना नोबेल प्राइज देने के लिए, जिसके काम को पढ़ने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा सब्र चाहिए, बहुत ज्यादा जुड़ाव चाहिए। तो एक प्रकार से ना ये आप कह सकते हो स्लो आर्ट की जीत है। जैसे एक टेस्ट मैच होता है, एक 2020 होता है, तो ये टेस्ट मैच की जीत है। फिर देखो आप ना आज के दुनिया को देखिए। आज वार चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हर जगह, हर तरफ मतलब अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो जो ये लेखक थे ना क्रास्ना होरकाई, तो इनके थीम क्या थे, इनके विषय क्या थे जिन पे इन्होंने लिखा है। पतन, कैसे वैल्यूज का पतन हो रहा है, कैसे जो
संकट है, दुनिया में बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों पे तो इन्होंने लिखा है। तो इनकी बुक, इन्होंने जो काम किया उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी है। फिर नेक्स्ट है पावर ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की शक्ति। जब भाषा का इस्तेमाल देखो सिर्फ स्पीड, नेगेटिव सोच और तमाशे के लिए हो रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में इनकी जो लिखने की शैली है वो हमें याद दिलाती है कि भाषा में कितनी गहराई और ताकत हो सकती है। तो इसलिए इनका जो काम है वो मैटर करता है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। रेडिकल सेंट्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।